हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? होप सब अच्छे होंगे। तो स्टूडेंट्स, आज हम अपना प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट का चैप्टर नंबर 11 जो कि है स्टाफिंग कंसेप्ट एंड स्कोप स्टार्ट करेंगे। ये चैप्टर हमारा इसी वीडियो के अंदर वाइंड अप हो जाएगा। तो विदाउट वेस्टिंग योर मच टाइम, लेट अस स्टार्ट विद चैप्टर नंबर 11, दैट इज़ स्टाफिंग। तो स्टूडेंट, स्टाफिंग होता क्या है? स्टाफिंग मीन्स appointing competent persons according to the importance of the post in the organization। स्टाफिंग का मतलब क्या है? चलो, ये जो मीनिंग अभी लिखा गया है, ठीक है, इस पावर स्लाइड के अंदर है, उसको डिस्कस करने से पहले हम एक ओवरव्यू लेते हैं स्टाफिंग होता क्या है। प्लानिंग और जो हमारे पास डिफरेंट फंक्शंस हैं मैनेजमेंट के, फर्स्ट वन वाज प्लानिंग, सेकंड वन वाज ऑर्गेनाइजिंग। प्लानिंग में हम सब कुछ प्लान आउट कर लेते हैं और ऑर्गेनाइजिंग में क्या कर देते हैं? स्ट्रक्चर डेवलप कर देते हैं ऑर्गेनाइजेशन का, कि पोस्ट के बीच में डिफरेंट पर्सन्स के बीच में क्या रिलेशनशिप होगा। लेकिन अब उन पोस्ट के ऊपर हमें पर्सन्स को भी रिक्रूट करना है सो दैट वो अच्छे से क्या कर पाएँ, काम कर पाएँ। सो अंडर स्टाफिंग हम क्या करेंगे कि जो कॉम्पिटेंट पर्सन्स हैं उनको क्या करेंगे? रिक्रूट करेंगे सो दैट वो हमारे ऑर्गेनाइजेशन के जितने भी रिसोर्सेज हैं उनका अच्छे से इस्तेमाल करके, ऑप्टिमम मैनर में इस्तेमाल करके हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके गोल्स को क्या कर सकें? अचीव करवा सकें। तो स्टाफिंग होता क्या है? स्टाफिंग का मतलब है कि अपॉइंट करना कॉम्पिटेंट पर्सन्स अकॉर्डिंग टू द इम्पोर्टेंस ऑफ द पोस्ट इन द ऑर्गेनाइजेशन। स्टाफिंग का मतलब है कि कॉम्पिटेंट पर्सन्स को अपॉइंट करना, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द इम्पोर्टेंस ऑफ द पोस्ट इन द ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो भी डिफरेंट पोस्ट हैं, ठीक है, उनके हिसाब से उस पर्टिकुलर पोस्ट की क्या रिक्वायरमेंट है, उसके हिसाब से पर्सन को क्या करना? अपॉइंट करना। दैट इज़ नोन एज स्टाफिंग। इट मीन्स दैट मोर कैपेबल पर्सन्स आर अपॉइंटेड on more important post and comparatively less competent persons can be appointed on less important post। स्टाफिंग के अंदर क्या होता है कि कॉम्पिटेंट पर्सन्स जो भी इम्पॉर्टेंट पोस्ट हैं, उस पोस्ट की अगर रिक्वायरमेंट है कॉम्पिटेंसी, तो उसके अकॉर्डिंगली पर्सन को रिक्रूट करना। और जो भी लेस इम्पॉर्टेंट पोस्ट हैं उनके ऊपर लेस कॉम्पिटेंट पर्सन्स को क्या करना? अपॉइंट करना। ये क्या है? हमारा स्टाफिंग का पर्पस है। In other words, all the functions undertaken to establish coordination between the post and the individual come under staffing। और अगर हम इसको अदर वर्ड्स में डिस्कस करें तो स्टाफिंग का मतलब है क्या? कि कोऑर्डिनेशन इस्टेब्लिश करना डिफरेंट पोस्ट के बीच में और इंडिविजुअल्स के बीच में जो उन पोस्ट के ऊपर रिक्रूट किए जाएंगे। तो मेन जो हमारे फंक्शंस हैं जो स्टाफिंग के अंदर इंक्लूड होते हैं वो है रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन करना। रिक्रूटमेंट मीन्स अपॉइंटमेंट, ठीक है, रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, ठीक है, फिर ट्रेनिंग उनको देना, अगर वो अच्छे से परफॉर्म करते हैं उनको प्रमोट करना, ठीक है, और ट्रांसफ़र। इन सभी को हम आगे अच्छे से डिस्कस आउट करेंगे। नेक्स्ट कम्स द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टाफिंग। सबसे पहले जो करेक्टरिस्टिक है स्टाफिंग की वो है कि इट इज़ रिलेटेड टू ह्यूमन बीइंग। तो जो फर्स्ट इम्पॉर्टेंट हमारी करेक्टरिस्टिक है स्टाफिंग की वो ये है कि इट एस्टैब्लिशेस द रिलेशनशिप बिटवीन द ह्यूमन बीइंग्स। ये किसके रिलेटेड है? ह्यूमन बीइंग्स के रिलेटेड है। जैसे प्लानिंग और ऑर्गेनाइजिंग है उसके अंदर हमें पेपर वर्क की ज़रूरत पड़ती है, इसमें पेपर वर्क की कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं पड़ती, बल्कि इसके अंदर क्या होता है कि हम कॉम्पिटेंट पर्सन्स को क्या करते हैं? डिफरेंट पोस्ट के ऊपर अपॉइंट करते हैं। नेक्स्ट कम्स अ सेपरेट मैनेजरियल फंक्शंस, जो इसकी सेकंड इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है स्टाफिंग की, कि ये भी क्या है? एक इम्पॉर्टेंट मैनेजरियल फंक्शंस है। वाई दे हैव कॉल्ड इट अ सेपरेट मैनेजरियल फंक्शन? क्योंकि far from being a major part of the sum function, it itself is a major function। Staffing is included in other categories of managerial functions like planning, organizing, leading and controlling। देखो, स्टाफिंग इटसेल्फ एक बहुत बड़ा मैनेजरियल फंक्शन है, क्योंकि अगर पर्सन्स ही नहीं होंगे तो आप किस तरह से बाकी के फंक्शंस को परफॉर्म कर पाओगे? अपने आप कोई भी फंक्शन परफॉर्म नहीं होता, उसके लिए आपको एक वर्क फोर्स की क्या पड़ती है? रिक्वायरमेंट पड़ती है। और वो जो वर्क फोर्स की रिक्वायरमेंट है वो आपको कौन फुलफ़िल करके देता है? स्टाफिंग फुलफ़िल करके देती है। क्लियर?
नेक्स्ट कम्स एसेंशियल एट ऑल मैनेजरियल लेवल। जो स्टाफिंग है वो सभी मैनेजरियल लेवल के ऊपर क्या है, एसेंशियल है। द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स परफॉर्म द फंक्शन ऑफ स्टाफिंग बाय अपॉइंटिंग द जनरल मैनेजर। जनरल मैनेजर डज सो बाय अपॉइंटिंग द डिपार्टमेंटल मैनेजर्स, while the departmental managers perform this function by appointing their subordinate। ऐसा नहीं है कि जो आपका स्टाफिंग है वो सिर्फ एक ही लेवल के ऊपर ही सिर्फ इसी लेवल के ऊपर ही स्टाफिंग होगी, नहीं। हर लेवल, जितने भी लेवल्स हैं ऑर्गेनाइजेशन के, ये डिफरेंट लेवल्स हैं, ठीक है। सबके ऊपर हमें क्या पड़ती है, स्टाफिंग की रिक्वायरमेंट पड़ती है। आप देख लीजिए, अगर कोई मैनेजर है तो उसको अपना सुपरवाइज़र अगर अपॉइंट करना है तो वो उसको करेगा। सुपरवाइज़र को अगर नीचे लेबरर्स अपॉइंट करने हैं तो वो लेबरर्स को क्या करेगा, अपॉइंट करेगा। नेक्स्ट कम जो स्टाफिंग है वो किसके रिलेटेड है, इट इज़ रिलेटेड टू द सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। स्टाफिंग किससे डील करती है स्टूडेंट्स, ह्यूमन बींग से डील करती है। और जो मैन है वो क्या है, सोशल एनिमल है। सिंस इट इज़ कनेक्टेड विद ह्यूमन बींग्स, तो जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो अपने आप क्या हो जाती है, अराइज हो जाती है। In order to discharge this responsibility, managers should take care to be impartial while going through the allied functions of recruitment, selection, promotion, etc. अगर मैनेजर्स को अपनी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो अच्छे से डिस्चार्ज करनी है तो उन्हें इम्पार्शली क्या करना पड़ेगा, वर्क करना पड़ेगा, ठीक है। उन्हें इम्पार्शली मतलब ये नहीं है कि पार्शियलिटी करें, अपने अगर कुछ भी नोन्स हैं, रिश्तेदार हैं, उनको ज़्यादा फ़ायदा पहुंचाएं, और जो दूसरे हैं अननोन पर्सनस हैं उनके साथ इम्पार्शियल बिहेवियर वो क्या करें, शो करें, नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये उसका दायित्व है, उसकी ड्यूटी है मैनेजर की कि वो जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसके हर एक एक्शन के अंदर क्या होनी चाहिए, दिखनी चाहिए, ठीक है। इफ़ेक्ट ऑफ इंटरनल एंड एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, जो लास्ट करेक्टरिस्टिक है स्टाफिंग की वो ये है कि जो स्टाफिंग है वो इंटरनली भी क्या होती है, इफ़ेक्ट होती है, और एक्सटर्नली भी क्या होती है, इफ़ेक्ट होती है। बट कैसे, वो चलिए अब हम पढ़ते हैं। जो परफॉर्मेंस है स्टाफिंग की, इट इज़ इफेक्टेड बाय इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल इन्वायरमेंट ऑफ द इंटरप्राइज। The internal environment of the enterprise include policies connected with the employees like the promotion policy, demotion policy, transfer policy, etc. If, as a matter of policy, the vacant posts are to be filled up by promotion, the employees already working in the enterprise will have the opportunity to reach the higher post, and the people from outside will be appointed only on lower post. In this way, internal policy of the organization does affect the function of staffing. Students, देखिए इंटरनल इन्वायरमेंट होता क्या है, अगर हम बात करें जो इंटरनली किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एग्जिस्ट करता है, इस तरह का जो इन्वायरमेंट होता है, दैट इन्वायरमेंट इज़ नोन एज इंटरनल इन्वायरमेंट। एंड इफ़ वी टॉक अबाउट इंटरनल इन्वायरमेंट, दैट रियली इम्पैक्ट्स द स्टाफिंग, बट हाउ इट इम्पैक्ट्स द स्टाफिंग, दैट वी विल बी डिस्कसिंग नाउ। स्टूडेंट्स, अगर देखिए इंटरनली देयर इज़ अ पॉलिसी दैट इफ़ कोई भी पोस्ट अगर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वेकेंट होती है, दैट पोस्ट विल बी फिल्ड अप बाय प्रमोशन। या तो जो भी जूनियर है उसको प्रमोट कर दिया जाएगा, या उसको कहीं ट्रांसफ़र दूसरी ऑर्गेनाइजेशन में, अगर एक ऑर्गेनाइजेशन में स्टाफ ज़्यादा है तो उसे दूसरी ऑर्गेनाइजेशन में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। इस तरह से जो पोस्ट है उसको रीफ़िल किया जाएगा। तो इस तरह से आप देख लीजिए, ये इंटरनल पॉलिसी थी जिसने स्टाफिंग को क्या किया है, इम्पैक्ट किया है। सिमिलर इज़ द केस विद एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। एक्सटर्नल इन्वायरमेंट भी हमारी स्टाफिंग को क्या करता है, इफ़ेक्ट करता है, बट कैसे करता है, तो चलिए पढ़ते हैं। The external environment affecting the enterprise includes government policies, educational environment. It can be the policy of the government that in particular enterprise, employees should be recruited only through employment exchange. Educational institutions can help in the development of employees by organizing special training camps. Students, देखिए, कई बार इट कैन बी दी पॉलिसी, कई बार गवर्नमेंट क्या कर देती है, कुछ चेंजेस कर देती है। सपोज़ उसने पॉलिसी बना दी कि किसी भी इंटरप्राइज में एम्प्लॉयज़ जो हैं वो एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज के माध्यम से ही, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज के थ्रू ही क्या होंगे, रिक्रूट होंगे। या बोल देते हैं कि आप इतने % तो चलो खुद कर लीजिए, बाकी का अगर 60% है वो आप एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में जाकर कैंपस प्लेसमेंट के थ्रू रिक्रूट करेंगे। गवर्नमेंट ने पॉलिसी बना दी, और गवर्नमेंट क्या है, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में आती है।
तो गवर्नमेंट की पॉलिसी बनने से हमारा स्टाफिंग का फंक्शन क्या हुआ है, इफ़ेक्ट हुआ है। तो दिस वे वी कैन कंक्लूड दैट कि इंटरनल और एक्सटर्नल इन्वायरमेंट that really have a influence on the working of staffing function. स्टाफिंग का जो फंक्शन है वो किस तरह से परफॉर्म होगा, उसकी परफॉर्मेंस, उसकी वर्किंग के ऊपर हमारा इंटरनल और एक्सटर्नल इन्वायरमेंट दोनों क्या करता है, इम्पैक्ट डालता है। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स? ये थी कुछ एक करेक्टरिस्टिक स्टाफिंग की। नाउ वी विल बी डिस्कसिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ स्टाफिंग। स्टाफिंग की क्या इम्पोर्टेंस है वो हम डिस्कस करते हैं। कुछ एक ब्रीफ ऑफ्स दिए हुए हैं तो जल्दी से इनको फटाफट से करते हैं। सबसे पहला है, इट मेक पॉसिबल द इफ़ेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ अदर रिसोर्सेज। जो भी स्टाफिंग का सक्सेस है वो किसके ऊपर निर्भर करता है, बहुत सारे फैक्टर्स के ऊपर, जैसे कैपिटल हो गया, मटेरियल हो गया, मशीनरी हो गया, ह्यूमन रिसोर्स हो गया। तो इन सभी जो देखिए ये आपने इकोनॉमिक्स में भी पढ़ा होगा कि हमारे पास बहुत सारे रिसोर्सेज होते हैं, ठीक है, किसी भी टास्क को परफॉर्म मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, और ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है, उन रिसोर्सेज का ऑप्टिमम मैनर में इस्तेमाल करती है और उनका भरपूर फ़ायदा उठाती है। हमारे पास लैंड होता है, हमारे पास कैपिटल होती है, ये सब रिसोर्सेज हैं, बट इन रिसोर्सेज को अच्छे से इस्तेमाल कौन कर पाएगा, अगर हम कॉम्पिटेंट क्या करेंगे, स्टाफ मेंबर्स को क्या करेंगे, अपॉइंट करेंगे। जब हमने कॉम्पिटेंट स्टाफ मेंबर्स को क्या किया, अपॉइंट किया, तो उस पर्टिकुलर केस में क्या होगा कि हमारे कॉम्पिटेंट स्टाफ मेंबर्स इन रिसोर्सेज को अच्छे तरीके से इस्तेमाल करेंगे। जब वो अच्छे तरीके से इस्तेमाल करेंगे तो उसका फ़ायदा किसको मिलेगा, हमारी ऑर्गेनाइजेशन को मिलेगा। क्लियर हो गया? ये तो थे कि ऑप्टिमम मैनर में क्या करते हैं, इफ़ेक्टिव यूटिलाइजेशन करते हैं रिसोर्सेज का। अगला आता है, इट मेक्स पॉसिबल द एग्जीक्यूशन ऑफ अदर मैनेजीरियल फंक्शंस। जितने भी अदर मैनेजीरियल फंक्शंस हैं, ठीक है, उनका भी अच्छे से इस्तेमाल कौन, इट मेक्स पॉसिबल जितने भी अदर मैनेजीरियल फंक्शंस हैं, जैसे प्लानिंग हो गया, ऑर्गेनाइजिंग हो गया, डायरेक्टिंग हो गया, कंट्रोलिंग हो गया, इन सब को भी अच्छे से एग्जीक्यूट कौन करवाता है, हमारे कॉम्पिटेंट स्टाफ मेंबर्स ही करवाते हैं। जैसे इन द एब्सेंस ऑफ दिस फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, कोई भी हमारा दूसरा मैनेजीरियल फंक्शन, देखिए ऑर्गेनाइजिंग है, स्ट्रक्चर क्रिएट करते हैं ऑर्गेनाइजिंग में, तो स्ट्रक्चर भी कौन करवाता है, हमारे स्टाफ मेंबर्स करवाते हैं। प्लानिंग है, प्लानिंग भी कौन करवाता है, स्टाफ मेंबर्स करवाते हैं। डायरेक्शन एम्प्लॉयज़ को देनी है, डायरेक्शन भी कौन देगा, स्टाफ मेंबर्स देंगे। और अगर हमने कंट्रोल करना है तो कंट्रोल भी ऑर्गेनाइजेशन में कौन करेगा, स्टाफ मेंबर्स करेंगे। तो इसी वजह से बोला गया है कि इट मेक्स पॉसिबल द एग्जीक्यूशन ऑफ अदर मैनेजीरियल फंक्शंस। स्टूडेंट्स, ये आपको दोनों पॉइंट्स क्लियर हो गए? तो अब थर्ड पॉइंट पे आ जाइए। इट प्रोवाइड्स द राइट जॉब टू द राइट मैन। स्टाफिंग क्या करता है कि जो राइट जॉब है वो राइट पर्सन को देता है और इंश्योर करता है कि मैक्सिमम से मैक्सिमम प्रोडक्शन हो। स्टाफिंग के अंदर हम क्या करते हैं, कॉम्पिटेंट पर्सन्स को ही क्या करते हैं, अपॉइंट करते हैं। इट ऑल्सो हेल्पफुल इन द डेवलपमेंट ऑफ एम्प्लॉयज़। स्टाफिंग के अंदर हम क्या करते हैं, एम्प्लॉयज़ को ट्रेनिंग देते हैं, जिससे क्या होती है, एम्प्लॉयज़ की डेवलपमेंट होती है। इट ऑल्सो हेल्प्स इन प्रिवेंटिंग ओवर मैनिंग। स्टूडेंट्स, यहाँ पर एक न्यू टर्मिनोलॉजी का इस्तेमाल हुआ है, ओवर मैनिंग। what does this mean, ओवर मैनिंग? ओवर मीन्स कुछ भी एक्स्ट्रा, मैनिंग की बात की गई है। स्टूडेंट्स, मैनिंग जो डिराइव हुआ है वो मैन से हुआ है, मैनिंग, ठीक है। मैनिंग का मतलब होता है प्रोवाइड विद मोर स्टाफ देन नेसेसिटी। ज़रूरत से ज़्यादा जब आपके पास एम्प्लॉयज़ हो जाएं, ज़रूरत से ज़्यादा का स्टाफ हो जाए, दैट सिचुएशन इज़ नोन एज ओवर मैनिंग, ठीक है। तो इट ऑल्सो हेल्प्स टू प्रिवेंट ओवर मैनिंग। अब स्टाफिंग जो है वो ओवर मैनिंग की सिचुएशन को भी प्रिवेंट करता है। कैसे, वो पढ़ते हैं। द वर्क परफॉर्मेंस इन रिस्पेक्ट ऑफ स्टाफिंग इज डन सिस्टमैटिकली एंड देयर इज़ नेवर अ सिचुएशन व्हेन मोर एम्प्लॉयज़ आर अपॉइंटेड देन नीडेड। स्टूडेंट, स्टाफिंग के अंदर हम अपनी रिक्वायरमेंट को पहले क्या करते हैं, मेजर करते हैं। जब मेरी रिक्वायरमेंट क्या होगी, मेजर होगी, तो मैं अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से ही एस्टीमेट लगाऊंगी कि मुझे कितने नंबर ऑफ पर्सन्स चाहिए किसी भी पर्टिकुलर टास्क को परफॉर्म करने के लिए।
ठीक है। तो उसी के अकॉर्डिंगली मैं क्या करूँगी, स्टाफ मेंबर्स को अपॉइंट करूँगी, जिससे जो ओवर मैनिंग की सिचुएशन है वो भी क्या होगी, रिमूव होगी। इट ऑल्सो हेल्प्स इन डिस्कवरिंग टैलेंटेड एंड कॉम्पिटेंट एम्प्लॉयज़। इसकी हेल्प से हमें टैलेंटेड और कॉम्पिटेंट एम्प्लॉयज़ क्या है, मिलते हैं। हम टेक्निक्स का इस्तेमाल करते हैं सिलेक्शन और रिक्रूटमेंट करने के लिए, जिससे हमें बेस्ट कॉम्पिटेंट एम्प्लॉयज़ अवेलेबल होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के लिए। इट ऑल्सो हेल्प्स टू फेस द कॉम्प्लेक्सिटीज़ ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। हमें पता है कि ह्यूमन बिहेवियर जो है वो वेरी करता है। नो डाउट एवरी वन इंडिविजुअल इज़ डिफरेंट फ्रॉम द अनदर। आपके अंदर कुछ क्वालिटीज़ हैं, आपके फ्रेंड के अंदर कुछ होगी, दोनों बिल्कुल भी कभी भी सेम नहीं हो सकती, ठीक है। तो स्टाफिंग के अंदर हम क्या करते हैं, ह्यूमन बिहेवियर को स्टडी करते हैं और एफ़र्ट्स यही लगाए जाते हैं कि ये और एफ़र्ट्स हम हमेशा यही कोशिश करते हैं कि किस तरह का इन्वायरमेंट एम्प्लॉयज़ को चाहिए, एम्प्लॉयज़ किस चीज़ से खुश होंगे, ठीक है। प्रमोशन पॉलिसी, मतलब स्टाफिंग के अंदर हम ह्यूमन बिहेवियर को क्या करते हैं, अच्छे से स्टडी करते हैं, उसी के अकॉर्डिंगली ही क्या करते हैं, पॉलिसीज़ को डिज़ाइन करते हैं। तो ये किसकी वजह से मुमकिन हो पा रहा है, ओनली विद द हेल्प ऑफ अ वेरी इंपॉर्टेंट मैनेजरियल फंक्शन दैट इज़ नोन एज स्टाफिंग। और जो लास्ट पॉइंट है वो है इट हेल्प्स इन द कंटिन्यूअस सर्वाइवल एंड द ग्रोथ ऑफ द इंटरप्राइज। हर इंटरप्राइज, एवरी इंटरप्राइज aspires for its continuous survival and growth. This is possible only when it has human assets of supreme quality. हर इंटरप्राइज के अंदर एक कॉन्टीन्यूस सर्वाइवल और ग्रोथ की रिक्वायरमेंट होती है, और ये किसकी वजह से मुमकिन हो पाता है, ओनली विद द हेल्प ऑफ ह्यूमन एसेट्स। और वो ह्यूमन एसेट्स कौन है, हमारी स्टाफ मेंबर्स हैं, जो क्या होते हैं, सुप्रीम क्वालिटी के होते हैं। सुप्रीम क्वालिटी के स्टाफ मेंबर्स हम कैसे अपॉइंट करते हैं, ओनली विद द हेल्प ऑफ अ वेरी इंपॉर्टेंट मैनेजरियल फंक्शन दैट इज़ स्टाफिंग। स्टूडेंट्स, अब हम स्कोप ऑफ स्टाफिंग करेंगे, और या आप कह लीजिए प्रोसेस ऑफ इन्वॉल्व इन स्टाफिंग बहुत इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। प्रोसेस जो है हमारा स्टाफिंग का, तो सबसे पहले क्या करते हैं हम, डिटर्मिनिंग द रिक्वायरमेंट ऑफ मैन पावर। सबसे पहले जो हमें मैन पावर है, ठीक है, उसकी रिक्वायरमेंट को डिटर्मिन करते हैं। द फर्स्ट स्टेप इन द प्रोसेस ऑफ स्टाफिंग इज़ टू डिटर्मिन द रिक्वायरमेंट ऑफ द एम्प्लॉयज़। जो भी एम्प्लॉयमेंट रिक्वायरमेंट है एम्प्लॉयज़ की, उसको हम क्या करते हैं, डिटर्मिन करते हैं। जो रिक्वायरमेंट्स हैं एम्प्लॉयज़ की, वो कैसे डिटर्मिन की जाती है, ऑन द बेसिस ऑफ फोरकास्ट, और जनरली दिस फोरकास्ट इज़ मेड इन रिस्पेक्ट ऑफ सेल्स। हमेशा जो ये हम रिक्वायरमेंट है एम्प्लॉयज़ की कैसे करते हैं, फिक्स फोरकास्ट के बेस पर, कि फ्यूचर में हमें कितनी डिमांड रहने वाली है, कितने स्टाफ मेंबर्स की ज़रूरत पड़ेगी, उसके बेसिस पर हम क्या कर देते हैं, अपनी रिक्वायरमेंट को डिटर्मिन कर देते हैं। नेक्स्ट कम्स द रिक्रूटमेंट। रिक्रूटमेंट स्टूडेंट्स क्या होती है, वंस द मैन पावर रिक्वायरमेंट इज़ डिटर्मिन्ड द प्रोसेस ऑफ रिक्रूटमेंट कमेंसेस। जैसे ही मैन पावर की रिक्वायरमेंट ख़त्म होती है, उसके साथ ही जो प्रोसेस है रिक्रूटमेंट का, वो क्या हो जाता है, स्टार्ट हो जाता है। The process of recruitment includes the search of various sources। और जो रिक्रूटमेंट का प्रोसेस है, इसके अंदर बहुत सारे जो सोर्सेज हैं उसकी हम क्या करते हैं, सर्च आउट करते हैं, रिलेटेड टू दी अवेलेबिलिटी ऑफ फ्यूचर एम्प्लॉयज़, एंड इनकरेजिंग देम टू सेंड देयर एप्लीकेशंस टू द enterprise. Basically, recruitment refers to the process of searching for prospective employees and stimulating them to apply for job in the organization. Students, recruitment का मतलब क्या है, देखिए, अगर हम सरल भाषा में, एक सिंपल लैंग्वेज में बात करें, तो रिक्रूटमेंट एक प्रोसेस है जिसके अंदर हम क्या करते हैं, सर्च आउट करते हैं। किस चीज़ को सर्च आउट करते हैं, प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयज़ को। स्टूडेंट्स, यहाँ पर एक टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल की गई है, प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयज़। प्रोस्पेक्टिव का मतलब होता है कि वो अभी हमारी ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉयज़ नहीं बने, बट देयर आर चांसेस को कि वो फ्यूचर में हमारी ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉयज़ बने। और उनको हम क्या करते हैं, स्टिमुलेट करते हैं, इंस्टिगेट करते हैं। फोर्स हम नहीं कह सकते, उनको हम स्टिमुलेट करते हैं कि आप हमारी ऑर्गेनाइजेशन में जॉब के लिए क्या करो, अप्लाई करो।
हमारे पास स्टूडेंट्स दो सोर्सेज होते हैं एम्प्लॉयज़ को रिक्रूट करने के, एक होता है इंटरनल सोर्स और दूसरा होता है एक्सटर्नल सोर्स। अगर हम बात करें इंटरनल सोर्स की, कि इंटरनली ही हम क्या कर लेते हैं, स्टाफ कर लेते हैं, जैसे प्रमोशन की हेल्प से या ट्रांसफ़र की हेल्प से। नहीं तो होते हैं एक्सटर्नल सोर्सेज, जब हम विद इन दी ऑर्गेनाइजेशन लोगों को अपॉइंट ना करके आउटसाइड बाहर से लोगों को क्या करते हैं, अपॉइंट करते हैं, तो वो हमारे कौन से सोर्सेज बन जाते हैं, एक्सटर्नल सोर्सेज बन जाते हैं। जैसे स्टूडेंट्स इसके अंदर आ सकता है हमारा डायरेक्ट रिक्वायरमेंट्स, मतलब न्यूज़पेपर में हमने दे दिया, एडवर्टीज़मेंट निकाल दी, या एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज से हो गया। कई बार हम क्या कर देते हैं, कैंपस रिक्रूटमेंट कर देते हैं, जैसे आपने देखा होगा आपके अगर ब्रदर सिस्टर्स हैं जहाँ वो पढ़ रहे हैं वहीं से उनकी क्या हो जाती है, सिलेक्शन हो जाती है, रिक्रूटमेंट हो जाती है। तो ये क्या है, कैंपस प्लेसमेंट है। तो ये सारे के सारे सोर्सेज कौन से होते हैं, हमारे एक्सटर्नल सोर्सेज होते हैं। नेक्स्ट कम्स दी सिलेक्शन। सिलेक्शन का मतलब क्या होता है, इट रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ स्क्रीनिंग जॉब एप्लीकेंट्स टू इंश्योर दैट दी मोस्ट अप्रोप्रिएट कैंडिडेट्स आर हायर्ड। सिलेक्शन के अंदर क्या होता है कि सिलेक्शन एक वो प्रोसेस है जिसके अंदर हम स्क्रीन आउट करते हैं और जो मोस्ट अप्रोप्रिएट कैंडिडेट होता है उसको हम क्या कर लेते हैं, सिलेक्ट कर लेते हैं और हायर कर लेते हैं। ठीक है। नेक्स्ट कम प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन। स्टूडेंट्स प्लेसमेंट का क्या मतलब होता है, कि प्लेसमेंट का मतलब है कि जब हमने पर्सन को सिलेक्ट कर लिया थर्ड पॉइंट के अंदर, तो प्लेसमेंट का मतलब होता है टू ज्वाइन द पोस्ट फॉर विच ही एंड शी हैज़ बीन सिलेक्टेड। कि बंदा जब उस पोस्ट को क्या कर लेता है, ज्वाइन कर लेता है, फिजिकली वहाँ प्रेजेंट हो जाता है, दैट इज़ नोन एज प्लेसमेंट। और प्लेसमेंट के अंदर स्टूडेंट्स क्या होता है कि एक अपॉइंटमेंट लेटर उनको क्या किया जाता है, ऑफ़र किया जाता है, जब वो क्या हो जाते हैं, सिलेक्ट हो जाते हैं। जब वो अपॉइंटमेंट लेटर उनको जैसे उनकी सिलेक्शन होगी, उनके पास एम्प्लॉयर की तरफ से क्या आता है, अपॉइंटमेंट लेटर आता है। जब उसके पास अपॉइंटमेंट लेटर आ जाता है तो जो एम्प्लॉय होता है वो ज्वाइनिंग रिपोर्ट देता है किसको, ऑफिसर या उस डिपार्टमेंट के ऑफिसर को, मतलब या जिस भी डिपार्टमेंट में उसने ज्वाइन किया है उस डिपार्टमेंट के हेड को वो क्या देता है, ज्वाइनिंग रिपोर्ट देता है। ये कंफर्म करता है कि वो ये वाली पर्टिकुलर जॉब को क्या करेगी, ज्वाइन करेगी। नेक्स्ट कम्स दी ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन स्टूडेंट्स, आप जैसे फर्स्ट ईयर में हो या आप जैसे आए होंगे तो आपका एक ओरिएंटेशन प्रोग्राम के बारे में सुना होगा। ओरिएंटेशन प्रोग्राम का क्या मतलब होता है, जिसमें आपका वेलकम होता है, आपको उस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के साथ क्या किया जाता है, अवेयर करवाया जाता है। ठीक है। जैसे देखिए कोई भी पर्सन अपॉइंट हुआ तो जब वो जाएगा उसको ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बताया जाता है, दैट इज़ नोन एज की इंट्रोडक्शन ऑफ द एम्प्लॉय विद द ऑर्गेनाइजेशन। जब उसे ऑर्गेनाइजेशन के बारे में अवगत करवाया जाता है, दैट इज़ नोन एज ओरिएंटेशन। नेक्स्ट कम्स द रिटेंशन। सिंस हमें सबको मालूम है कि जो सिलेक्शन है एम्प्लॉयज़ का एक लॉन्ग और कॉस्टली प्रोसेस है, तो ये एम्प्लॉयज़ की क्या बन जाती है, नेसेसिटी बन जाती है। ठीक है। कि जो भी आप कह लीजिए टॉप लेवल मैनेजमेंट की भी नेसेसिटी बन जाती है कि वो जो अपने एम्प्लॉयज़ हैं उनको रिटेन करके रखें। ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो टर्नओवर रेट है वो बहुत ज़्यादा हो जाए, क्योंकि बार बार रिक्रूटमेंट प्रोसेस के ऊपर खर्चा करना वो बिल्कुल ही क्या करेगा, ऑर्गेनाइजेशन की कॉस्ट को ही इन्हांस करेगा। तो हमें कोशिश ऑर्गेनाइजेशन को यही करनी चाहिए कि वो मैक्सिमम टाइम तक एम्प्लॉयज़ को रिटेन करके रखे। और वो रिटेन करने के लिए कुछ एक स्टेप्स उठा सकते हैं। वो स्टेप्स क्या हैं, कि उनको फेयर रेम्यूनरेशन दे, जो भी जितना वो काम कर रहे हैं उसके हिसाब से ही उनको पेमेंट मिले। एक गुड लेबर रिलेशनशिप वो क्या करें, इस्टेब्लिश करें। और लास्ट क्या है, सेफ्टी। सेफ्टी बहुत इम्पॉर्टेंट है। सेफ्टी के साथ अगर वो काम करेंगे, ठीक है, तो अगर उन्हें लगेगा कि जहाँ वो काम कर रहे हैं वहाँ पर जो इन्वायरमेंट है बहुत सेफ़ है, उनकी हेल्थ का प्रॉपर ध्यान रखा जाता है, तो मैक्सिमम टाइम तक उस ऑर्गेनाइजेशन के साथ वो जुड़े रहेंगे। नेक्स्ट कम्स ट्रेनिंग। हमें पता है कि जो हमारा जो इन्वायरमेंट है वो कैसा है, डायनामिक है। तो जो नेक्स्ट स्टेप आता है स्टाफिंग के अंदर वो आता है एम्प्लॉयज़ को ट्रेनिंग इम्पार्ट करना, ताकि जो उनकी एफिशिएंसी है वो क्या हो सके, इंक्रीज़ हो सके। जो ट्रेनिंग है वो इंटरप्राइज़ को भी बेनिफिट करती है और एम्प्लॉयज़ को भी। एम्प्लॉयज़ की जो स्किल्स हैं वो क्या होती हैं, उससे अपग्रेड होती हैं।
नेक्स्ट कम्स दी परफॉर्मेंस अप्रेजल। तो सफिशेंट नहीं है कि जो एम्प्लॉयज़ है कि एम्प्लॉयज़ को सिलेक्ट कर लिया तो काम ख़त्म, नहीं, उनको ट्रेनिंग देनी ताकि जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन के प्री डिटर्मिन्ड ऑब्जेक्टिव्स हैं वो क्या हो सके, अचीव हो सके। बट उसके साथ साथ उनकी जो प्रोग्रेस है उसको इवेल्युएट करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एट दिस स्टेप द कैपेबिलिटी ऑफ एवरी एम्प्लॉय इज़ जज्ड। To judge his capability, his work performance is compared with the work assigned to him. If the results are unfavorable, he is again given the training. Students देखो, परफॉर्मेंस अप्रेजल का मतलब क्या है? परफॉर्मेंस को मेजर करना। वो क्या बोलते हैं कि एम्प्लॉयज़ को ट्रेनिंग दे दी तो इसका मतलब ये नहीं कि आपका काम ख़त्म हो गया, नहीं, आपको ट्रेनिंग के साथ साथ उनकी परफॉर्मेंस को भी मेजर करना है। और अगर जो उनकी परफॉर्मेंस है सेट टारगेट्स के अकॉर्डिंगली आती है तो इट मीन्स उनकी जो परफॉर्मेंस है वो कैसी है, फेवरेबल है। और अगर उनकी परफॉर्मेंस फेवरेबल है तो उस पर्टिकुलर केस में तो सही है। अगर अनफेवरेबल आती है, मतलब जितना हमने फिक्स किया था वो उतना परफॉर्म नहीं कर पाते, मीन्स कहीं ना कहीं कमी रह गई है, तो इससे हमें पता लग जाएगा कि कहाँ पर क्या लूप होल्स हैं, क्या एम्प्लॉयर के पार्ट के ऊपर था कि एम्प्लॉय के पार्ट के ऊपर था। और कोशिश की जाएगी कि उनको ट्रेनिंग दी जाए ताकि वो अपनी परफॉर्मेंस को इन्हांस कर सके। नेक्स्ट कम्स दी प्रमोशन। प्रमोशन का स्टूडेंट्स क्या मतलब है? प्रमोशन इज़ दैट प्रोसेस थ्रू विच एम्प्लॉयज़ गेट बेटर सैलरी, बेटर स्टेटस, बेटर अपॉर्चुनिटीज़, बेटर रेपुटेशन, बेटर वर्किंग एनवायरनमेंट एंड मोर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एंड बेटर अमेनिटीज़। प्रमोशन क्या है? प्रमोशन एक वो सिचुएशन है, ये वो प्रोसेस है जिसके थ्रू एक एम्प्लॉई है उसे अच्छी सैलरी, अच्छा स्टेटस, अच्छी अपॉर्चुनिटीज़, अच्छा रेपुटेशन, एक गुड वर्किंग एनवायरनमेंट और अच्छा बहुत सारी ढेर सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, ये सब कुछ उसे मिलता है। जनरली द बेसिस ऑफ प्रमोशन इज़ द डिवोशन ऑफ द एम्प्लॉय टू द ऑर्गेनाइजेशंस, डिसिप्लिन एंड एफिशिएंसी एक्सेट्रा। इसके अंदर जो अंडर दिस स्टेप द प्रोसेस ऑफ स्टाफिंग एम्प्लॉयज़ गेट प्रमोटेड टू, इसके अंदर क्या होता है कि जो एम्प्लॉयज़ होते हैं उनको क्या किया जाता है, हायर पोस्ट के ऊपर प्रमोट कर दिया जाता है, शिफ्ट कर दिया जाता है। और जब वो शिफ्ट होते हैं उनको ढेर सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी मिलती है, क्योंकि पोस्ट बढ़ी है तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी बढ़ेंगी। सैलरीज अच्छी मिलती है, सैलरी में इंक्रीमेंट होता है, उनको अच्छा स्टेटस मिलता है, बेटर जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं, बेटर अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं और एक अच्छा वर्किंग एनवायरनमेंट उन्हें मिलता है। नेक्स्ट कम्स दी ट्रांसफ़र। स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्या है हमारा? ट्रांसफ़र है। ट्रांसफ़र के अंदर क्या होता है कि जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको ट्रांसफ़र किया जाता है एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में, ताकि जो उनकी एफिशिएंसी है वो क्या हो सके, मैक्सिमम हो सके। और सेपरेशन, लास्ट स्टेप जो स्टाफिंग का है वो क्या है, एम्प्लॉयज़ को सेपरेट करना उनकी जॉब से। और जो सेपरेशन है वो 3 तरीके से हो सकता है स्टूडेंट्स। सेपरेशन कैन बी डन इन 3 वेज़। वो 3 वेज़ क्या क्या है? रिटायरमेंट, या तो एम्प्लॉई ने अपनी पूरी जो टेन्योर है वो कंप्लीट कर लिया है तो उसे रिटायर कर दिया जाएगा जॉब से। नेक्स्ट इज़ टर्मिनेशन। टर्मिनेशन का मतलब है कि अगर एम्प्लॉई अपनी जो उसकी परफॉर्मेंस है वो कैसी है, अनसेटिस्फैक्ट्री है, तो उस पर्टिकुलर केस में उसको क्या कर दिया जाएगा, और इम्प्रूवमेंट का कोई भी चांस नहीं है। इंस्पाइट ऑफ बहुत सारी वार्निंग्स भी उसको दी गई लेकिन उसने इम्प्रूव नहीं किया तो उसको क्या कर दिया जाएगा, बर्खास्त, या आप कह लीजिए टर्मिनेट कर दिया जाएगा। और लास्ट क्या आता है हमारा, रिट्रेंचमेंट। रिट्रेंचमेंट में स्टूडेंट्स क्या होता है कि एम्प्लॉय को परमानेंटली सर्विस से रिमूव किया जाता है, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्या हो रहा होता है, इकोनॉमिक डिफ़िकल्टीज़ हो रही होती हैं। मतलब अभी आपने कोविड के टाइम पर भी देखा होगा, कई ऑर्गेनाइजेशंस ने ले ऑफ किया, मतलब रिट्रेंच किए अपने एम्प्लॉयज़, क्योंकि उन वो इकोनॉमिक डिफ़िकल्टी फेस कर रहे थे, वो प्रॉफिट्स नहीं कमा पा रहे थे, वो खर्चा नहीं निकाल पा रहे थे, जिसकी वजह से उन्होंने अपने बहुत सारे एम्प्लॉयज़ को निकाल दिया। तो स्टूडेंट्स ये थे हमारा जो स्कोप था स्टाफिंग का, या आप कह लीजिए जो स्टेप्स इन्वॉल्व थे स्टाफिंग के। क्लियर? तो स्टूडेंट्स इसी के साथ हमारा जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 11 स्टाफिंग, वो क्या होता है, कंप्लीट होता है। इस चैप्टर के अंदर हमें क्या क्या करना है मैं एक बार दोबारा से बता देती हूँ। आप सिर्फ वही सारे टॉपिक्स करेंगे, इसके अलावा इस चैप्टर में से कुछ नहीं करना। तो सबसे पहले है मीनिंग, स्टाफिंग का डेफिनेशन हो गया। उसके बाद स्टाफिंग की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, नेचर है वो। उसके बाद स्टाफिंग की इम्पोर्टेंस है, ठीक है।
स्टाफिंग क्यों ज़रूरी है, और स्कोप ऑफ स्टाफिंग में हम क्या करेंगे, स्टेप्स करेंगे। और इसके बाद एक चैप्टर में एक छोटा सा टॉपिक बचता है जो कि था हमारा कि मैन पावर की रिक्वायरमेंट को कैसे डिटर्मिन करते हैं। तो मैं आपको 4 मार्क्स के अकॉर्डिंगली बता देती हूँ कि मैन पावर की रिक्वायरमेंट को कैसे डिटर्मिन करते हैं, क्योंकि अगर इसमें से क्वेश्चन आपका बनता भी है तो वो शॉर्ट मार्क्स के लिए ही बन सकता है। तो फटाफट से इसका एक क्विक रिव्यू ले लेते हैं कि मैन पावर की रिक्वायरमेंट को डिटर्मिन करने के लिए बेसिकली हम 2 पॉइंट्स को, 2 एस्पेक्ट्स को कंसीडर करते हैं। वो फर्स्ट जो एस्पेक्ट है वो क्या है, हमारा टाइप्स ऑफ एम्प्लॉयज़, और सेकंड इज़ नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़। हमेशा जब भी हमने अभी स्टाफिंग प्रोसेस भी पढ़ा था उसमें यही था कि डिटर्मिनिंग, सबसे पहले हम प्रोसेस, सबसे मेन इम्पॉर्टेंट जो पॉइंट था वो यही था कि हमारा जो डिटर्मिनेशन है मैन पावर की रिक्वायरमेंट को किस तरह से डिटर्मिन करना। तो इट्स नॉट एन ईजी टास्क। इसके अंदर जब मैन पावर की रिक्वायरमेंट को डिटर्मिन करेंगे तो हम 2 जो हमारे आप कह लीजिए एस्पेक्ट्स हैं कंसिडर करेंगे। फर्स्ट वन इज़ टाइप्स ऑफ एम्प्लॉयज़। टाइप्स ऑफ एम्प्लॉयज़ को डिटर्मिन करने के लिए हम क्या करेंगे, जॉब एनालिसिस मेथड की हेल्प लेंगे। जॉब एनालिसिस मेथड होता क्या है, जॉब एनालिसिस मेथड इज़ एम्प्लॉयड टू नो द टाइप्स ऑफ पीपल रिक्वायर्ड। जॉब एनालिसिस के माध्यम से हमें पता लग जाता है कि हमें किस तरह के एम्प्लॉयज़ को रिक्वायर्ड है, हमें हमारी ऑर्गेनाइजेशन में किस तरह के एम्प्लॉयज़ चाहिए। इसके अंदर हम क्या करते हैं, नेचर ऑफ जॉब को स्टडी करते हैं, क्वालिफ़िकेशंस कैसी हैं पर्सन की चाहिए, ठीक है, उसको डिसाइड करते हैं। सिंपल टू से दैट कि जॉब एनालिसिस करना, इसके अंदर किस तरह के लोग हमें चाहिए। और जॉब एनालिसिस करने के लिए हम जो जॉब एनालिसिस है, जॉब को डीपली स्टडी करना, वो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है। एक होता है जॉब डिस्क्रिप्शन और एक होता है जॉब स्पेसिफिकेशन। अगर मैं बात करूँ जॉब डिस्क्रिप्शन और जॉब स्पेसिफिकेशन की, तो जॉब डिस्क्रिप्शन होता है, under job description statistics are collected regarding the nature of the particular job. Only after have deciding the nature of the job, the types of person required for the job can be determined. job description के अंदर हम job के related क्या करते हैं, statistics collect करते हैं। जॉब, इसके अंदर आ जाता है हमारा जॉब आइडेंटिफिकेशन, ठीक है, इस जॉब समरी, मशीन्स टूल्स, किस तरह के मशीन्स टूल्स इक्विपमेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी, वर्किंग कंडीशंस कैसी होंगी, सुपरविजन, जॉब रिलेशंस, ये सारे हमारे किसके अंदर आ जाते हैं, जॉब डिस्क्रिप्शन के अंदर आ जाते हैं। और नेक्स्ट इज़ जॉब स्पेसिफिकेशन। जॉब स्पेसिफिकेशन का मतलब होता है मैन स्पेसिफिकेशन, बिकॉज इट इज़ रिलेटेड टू द क्वालिटीज़ विच आर फाउंड। मतलब हमें किस तरह की क्वालिटीज़ का पर्सन चाहिए, वो किसके अंदर आ जाता है, जॉब स्पेसिफिकेशन के अंदर। और जॉब डिस्क्रिप्शन के अंदर क्या आ जाता है कि जॉब किस तरीके की है, उसके हिसाब से ही तो हम क्या करेंगे, पर्सन्स को अपॉइंट करेंगे, ठीक है। और उसके अंदर क्या क्या थे, फटाफट से रिकॉल करो पॉइंट। जॉब आइडेंटिफिकेशन, जॉब आइडेंटिफिकेशन के अंदर क्या आ जाता है कि वर्क और डिपार्टमेंट डिसाइड करते हैं कि किस डिपार्टमेंट में कौन सा बंदा चाहिए और उस डिपार्टमेंट में किस तरीके का काम है। फिर क्या था, जॉब समरी। जॉब समरी के अंदर हम क्या करते हैं, हम ये डिसाइड करते हैं कि इन व्हाट कंटेक्स्ट द वर्क इज़ टू बी डन एंड व्हाट आर द एक्सपेक्टेड हर्डल्स इन दैट। मतलब इसके अंदर हम क्या करते हैं जॉब समरी के अंदर कि इन व्हाट कंटेक्स्ट, किस कंटेक्स्ट में हमने काम करना है और क्या क्या हर्डल्स, उस रुकावटें आ सकती हैं। फॉर एग्जांपल प्रिपेयरिंग द आउटलाइंस ऑफ एडवर्टीजमेंट एंड द एग्जिस्टेंस ऑफ द हार्ड कंपटीशन इन द मार्केट। मतलब कि इसके अंदर हमने हर्डल्स वगैरह जो भी प्रॉब्लम्स फेस हो सकती हैं उसको हम क्या करेंगे, पहले से ही डिटर्मिन कर लेंगे। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स। और लास्ट जो हमारा आ जाता है स्टेप, वो क्या था, डिटर्मिनिंग द नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़। फिर हम क्या करेंगे, क्वांटिफाई कर लेंगे इन सब डाटा के बेसिस पर कि हमें कितने बंदों की ज़रूरत है। तो स्टूडेंट्स इसी के साथ हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है। स्टिल एनी स्टूडेंट फेसिंग एनी डाउट, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके अपने डाउट्स एंड क्वेरीज ले सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ विद अनदर न्यू चैप्टर दैट इज़ डायरेक्टिंग। नेक्स्ट वीडियो में हम अपना चैप्टर नंबर 12 जो डायरेक्टिंग है वो स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।